डियर स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो कि बीकॉम और बीबीए दोनों ही सेकेंड सेमेस्टर्स में हैं, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस 5 मार्क्स क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मैं ये सोच के चलती हूँ कि आपके 5 क्वेश्चंस में से 3 to 4 क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस में से आएंगे ही आएंगे। तो वो सब क्वेश्चंस विद आंसर्स कैसे अपने पेपर के लिए प्रेजेंट करना है, उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस एक वीडियो में। सो अगर आपने 5 में से 4.5 या 5 मार्क्स गेन करने हैं हर क्वेश्चन में, तो जिस तरह से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, you need to present the questions in the same way. So let us discuss one by one. पहला जो क्वेश्चन है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में राइट नंबर और राइट टाइप के एम्प्लॉयज़ राइट टाइम पे वर्क करें। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मीन्स प्लानिंग करनी ह्यूमन रिसोर्सेज की, मीन्स कंपनी जो है वो आज कंपनी में क्या मैन पावर पोजीशन है और कंपनी के फ्यूचर गोल्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी के पास डिज़ायर्ड मैन पावर पोजीशन क्या होनी चाहिए, उस दोनों के गैप को फिल करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सकें। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या पर्पस है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंश्योर करता है कि ऑप्टिमम मैन पावर हमारी कंपनी में रहे, एक बैलेंस रहे, ना एक्सेस हो एम्प्लॉयज़ किसी भी टाइम पे, ना ही शॉर्टेज हो एम्प्लॉयज़ की। सो अननेसेसरली लेबर कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ती कंपनी को, और कंपनी का जो काम है वो स्मूथली चलता रहता है। दूसरा, फ्यूचर नीड्स को फोरकास्ट करने में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हेल्पफुल है। बेटर रिक्रूटमेंट प्लानिंग, क्योंकि कोई भी कंपनी है वो टाइमली रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस तभी कर सकती है जब कंपनी ने एक एस्टीमेट प्रॉपर लगा रखा है, क्वांटिटेटिवली भी ह्यूमन रिसोर्सेज का कि कितने रिसोर्सेज कंपनी को रिक्वायर्ड है, और क्वालिटेटिवली भी कि उनके क्या स्किल्स होने चाहिए। इससे यूटिलाइजेशन भी इम्प्रूव होती है कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके स्किल्स को आप इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो, और इससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। सो फॉर एग्जांपल, इसमें आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि कंपनी एक रिटेल चेन प्लान कर रही है कि कंपनी स्टोर्स ओपन करेगी, 5 नए स्टोर्स अगले साल में। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू कंपनी एस्टिमेट कर सकती है कि उसको 50 एडिशनल एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी इन नए स्टोर्स में। सो क्योंकि अब कंपनी को पता चल गया कि 50 एडिशनल एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तो कंपनी अपना रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है, सो एज टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ शॉर्टेज। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो नॉर्मली पेपर में आ जाता है, दैट इज़ लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे कि ये एक कॉस्टली प्रोसेस है। अब जितनी भी एचआर की एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, इन सब के लिए सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। अब छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इन कॉस्ट को बियर करना, दैट इज़ अ बिगर चैलेंज। अनसर्टेन रिजल्ट्स, क्योंकि एचआर ह्यूमन बिहेवियर को डील करती है, सो आउटकम्स जो हैं वो हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उनको एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। देन एम्प्लॉयज़ यूजुअली जो है वो नए सिस्टम या पॉलिसीज़ जो एचआर इंट्रोड्यूस करना चाहता है, नॉर्मली एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट द सेम। सो ये एक चैलेंज बन जाता है कंपनी के लिए कि नई एचआर की पॉलिसीज़ को कैसे इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए। देन एचआर में ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इन सब के लिए बहुत समय चाहिए। सो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और सक्सेसफुली एचआरएम को इम्प्लीमेंट करना, इसके लिए ज़रूरी है कि कंपनी की टॉप मैनेजमेंट इसको सपोर्ट करे। अगर टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं है तो एचआर की पॉलिसीज़ को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ चैलेंजेस ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में कंपनी क्या कौन कौन से चैलेंजेस फेस करती है? रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है टू अट्रैक्ट पोटेंशियल कैंडिडेट्स, बट इसमें भी बहुत से चैलेंजेस हैं आज के कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, जैसे कि
राइट टैलेंट को आइडेंटिफाई करना ये कंपनीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। उन कैंडिडेट्स को फाइंड आउट करना जो एग्जैक्टली कंपनी की जॉब रिक्वायरमेंट्स को मैच करें, क्योंकि अगर मिसमैच होगा तो परफॉर्मेंस पुअर होगी। देन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपनीज जो हैं वो compete करती हैं स्किल्ड एम्प्लॉयज़ के लिए, तो बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हर कंपनी चाहती है वो बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करे, तो वो अपनी तरफ से बेस्ट फैसिलिटीज़ देकर टैलेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, जिससे कंपनी के ऊपर प्रेशर बनता है। देन कॉस्ट एंड टाइम इश्यूज़, अब रिक्रूटमेंट के लिए कंपनी को एडवर्टीजमेंट्स करनी पड़ती हैं, स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करनी पड़ती हैं, अब इन पे लाखों हज़ारों रुपया खर्च होता है। देन चेंजिंग जॉब एक्सपेक्टेशंस, आज के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी, उनकी जॉब एक्सपेक्टेशंस भी डे बाय डे चेंज हो रही हैं। वो बेटर सैलरी चाहते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहते हैं। अब कंपनी के लिए इन सब चैलेंजेस को मीट करना वो एक बिगर चैलेंज है। देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो हैं उनकी वजह से जो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस हैं वो टोटली चेंज हो रहे हैं। आजकल रिक्रूटमेंट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हो रही हैं, सो इससे सारा रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो चेंज हो रहा है। सो दीज आर द मेजर challenges ऑफ रिक्रूटमेंट nowadays. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट जो है, प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि राइट कैंडिडेट राइट जॉब पे हो। अगर प्लेसमेंट सही नहीं होगी तो बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं कंपनी को। पहली प्रॉब्लम होगी दैट इज़ रॉन्ग जॉब असाइनमेंट। जब एम्प्लॉयज़ जो हैं अनसूटेबल जॉब्स पे प्लेस होते हैं तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, दे फील डिससेटिस्फाइड। लैक ऑफ एडजस्टमेंट, अब एम्प्लॉयज़ के लिए नए एनवायरनमेंट में नई जगह पे एडजस्ट करना वो एक बिगर चैलेंज है। देन अगर प्लेसमेंट सही नहीं है तो इससे उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है, इससे टर्नओवर, जिससे अल्टीमेटली डिससेटिस्फाई होकर वो जॉब छोड़ना शुरू कर देते हैं, और प्रोडक्टिविटी भी नॉर्मली इनइफेक्टिव प्लेसमेंट से रिड्यूस हो जाती है। इसमें आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि अगर एक हाईली क्वालिफाइड एमबीए कैंडिडेट है, उसको क्लरिकल जॉब पे प्लेस कर दिया जाए तो वो डिससेटिस्फाइड फील करेगा और अल्टीमेटली कंपनी को छोड़ देगा, सो जिससे कंपनी में टर्नओवर बढ़ती है। सो दीज कैन बी द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेसमेंट। नेक्स्ट वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स होती हैं जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को रेगुलर सैलरी के अलावा बेनिफिट्स देती है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों फॉर्म्स में, उनको बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। जैसे कि इसमें हेल्थ बेनिफिट्स आ सकते हैं, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देती है, उनकी फैमिलीज़ को देती है। रिटायरमेंट के बेनिफिट्स जैसे कि पेंशन प्लान्स, प्रोविडेंट फंड्स, देन पेड लीव्स, मीन्स छुट्टी वाले दिन की भी पे मिलती है। इसी तरह वेलफेयर फैसिलिटीज़ जैसे कैंटीन फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़, हाउसिंग फैसिलिटीज़, अदर बेनिफिट्स। अगर एम्प्लॉयज़ के बच्चों को कंपनी जो है वो एजुकेशन का सपोर्ट दे रही है, उनको चाइल्ड केयर सर्विसेज दे रही है, सो ऑल दीज आर फ्रिंज बेनिफिट्स। जैसे कि जो गूगल है वो फ्री मील्स देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ दे रही है। All these are fringe benefits which are provided by the company to its employees. The next important question is, normally आप देखेंगे एक या दो आपको डिफरेंस आ सकता है आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आए आपने इसी तरह से 3 कॉलम्स में बेसिस, देन जिन जिन दो कंस्ट्रक्ट्स के बीच आपने डिफरेंस डिस्कस करना है, इसी तरह से आपने डिस्कस करना है। सो पहला पॉइंट नॉर्मली डिफरेंस में आप मीनिंग का लोगे। जैसे ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग है जॉब रिलेटेड नॉलेज या स्किल को इम्प्रूव करना। सो इसका जो फोकस है वो इमीडिएट जॉब रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। डेवलपमेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ की ओवरऑल ग्रोथ और पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वर्क करता है। देन जो ट्रेनिंग है वो शॉर्ट टर्म है, टास्क ओरिएंटेड है। डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म है, ग्रोथ ओरिएंटेड है। ट्रेनिंग का फोकस जो है वो टेक्निकल या ऑपरेशनल स्किल्स को इम्प्रूव करना है, जबकि डेवलपमेंट का जो फोकस है वो मैनेजरियल और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स को इम्प्रूव करना है। ट्रेनिंग मेनली जो है वो वर्कर्स या लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए कंडक्ट की जाती है। डेवलपमेंट दैट इज़ मेनली फॉर मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स। ट्रेनिंग का जो पर्पस है
वो करंट जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। डेवलपमेंट का फोकस जो है वो एम्प्लॉयज़ को हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए प्रिपेयर करना है। सो लास्ट में एक पॉइंट आप एग्जाम्पल का दे सकते हो, जैसे अगर आप एक वर्कर को सिखा रहे हो कि उसने एक मशीन को कैसे चलाना है, दैट इज़ ट्रेनिंग। और अगर आप एक मैनेजर को लीडरशिप रोल्स सिखा रहे हो वर्कशॉप्स के थ्रू, दैट इज़ डेवलपमेंट। देन अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को की पोजीशंस के लिए पहले से तैयार कर रहे हो। मीन्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कौन से एम्प्लॉयज़ को आप इंपॉर्टेंट पोजीशंस के लिए तैयार कर सकते हो। कई बार होता है ऑल ऑफ अ सडन वैकेंसी अराइज हो जाती है, तो बाहर से फिल करने की बजाय अगर आपने सक्सेशन प्लानिंग करी हुई है तो आपने पहले ही उन इम्पॉर्टेंट जॉब्स के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को तैयार कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक सीनियर मैनेजर जो है वो रिटायर होने वाला है, कंपनी जो है अपने जूनियर एम्प्लॉय को ही इन एडवांस ट्रेन करके रखती है कि कल को जब उसकी रिटायरमेंट होगी तो इमीडिएटली उसको उसकी पोजीशन पे प्रमोट किया जा सकता है। सो इससे एक तो कंटिन्यूटी बनी रहती है, काम डिस्टर्ब नहीं होता। देन टैलेंट आइडेंटिफाई हो जाता है कंपनी में और उनको और आगे बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे एम्प्लॉयज़ डेवलप होते हैं, उनको हायर रोल्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इससे सर्टन वैकेंसीज का रिस्क ख़त्म हो जाता है और एक स्टेबिलिटी बनी रहती है कंपनी में। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ज़रूरी है सक्सेशन प्लानिंग। देन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो मैनेज करता है एम्प्लॉयज़ को ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सकें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस इसमें क्या क्या आते हैं? एम्प्लॉयज़ की प्रोक्योरमेंट मीन्स रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। देन सेकंड जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है डेवलपमेंट, जो कि ट्रेनिंग या एम्प्लॉय के स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और उनकी ओवरऑल ग्रोथ पे वर्क करता है। देन कॉम्पनसेशन, जिसमें वेजेस, सैलरीज, इंसेंटिव्स मीन्स मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ताकि वो अच्छा काम करें। देन इंटीग्रेशन मीन्स एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना भी एचआर का फंक्शन है। और मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ मीन्स उनको वेलफेयर और सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करना ताकि अच्छे टैलेंट को रिटेन किया जा सके। देन अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन होती है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, एफिशिएंसी मेजर करने का। सो ये हेल्प करती है मैनेजमेंट को उनके एम्प्लॉयज़ के प्रमोशन, रिवॉर्ड्स या ट्रेनिंग के डिसीजंस को लेने में। अगर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इससे पहले तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की जाती है, मींस ये मेजर करती है कि एक एम्प्लॉय जो है उसके असाइन टास्क को कितने अच्छे से पूरा कर पा रहा है, जिससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि क्या एम्प्लॉयज़ के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देन प्रमोशनल डिसीजंस के लिए ये हेल्पफुल है। अप्रेजल एक बेस प्रोवाइड करता है प्रमोशंस के लिए, इंक्रीमेंट्स के लिए, रिवॉर्ड्स के लिए, ताकि डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो हैं वो रिकग्नाइज हो सकें। देन फीडबैक मैकेनिज्म में भी हेल्प करता है। एम्प्लॉयज़ को फीडबैक मिलती रहती है, उनकी कमियां पता चलती हैं, उनको अपनी स्ट्रेंथ्स पता चलती हैं, ताकि जब उनको कमियां पता चलती हैं वो अपने ऊपर वर्क करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। इससे ट्रेनिंग नीड्स भी आइडेंटिफाई हो जाती हैं और इससे एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर अगर अप्रेजल होता है तो ये मोटिवेट करता है उनको कि उन्होंने और बेटर करना है और इससे उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन और कमिटमेंट इंक्रीज होती है। Then another very important question is what are the essentials of a good incentive plan? एक अच्छा इंसेंटिव प्लान जो है वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है उनकी रिवॉर्ड्स को उनकी परफॉर्मेंस के साथ लिंक करके। एक अच्छा जो प्लान है उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, सेटिस्फाई करता है उनको। सो एक अच्छा इंसेंटिव प्लान फेयर और इक्विटेबल होना चाहिए, मीन्स जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना मिलना चाहिए। सिंपल होना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ को भी समझ आए कि उनको किस बेसिस पे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, मोटिवेशनल होना चाहिए जो कि एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करे कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म करना है। और फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि चेंजिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस किए जा सकें। The next very important question is strategic human resource management. अब ये strategic human resource management क्या होती है? ये HR की पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ जोड़ना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी ग्लोबली एक्सपैंड करना चाहती है तो HR जो है कंपनी का वो हायर करता है एम्प्लॉयज़ को जिनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है या लैंग्वेज स्किल्स हैं, जो उन कंट्रीज़ की लैंग्वेज जानते हैं। तो इस तरह से HR
कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है टू एक्सपैंड ग्लोबली उसको सपोर्ट कर रहा है. दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो ये स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआर की स्ट्रैटेजीज को अचीव करने में हेल्प करता है, गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, और इसका लॉन्ग टर्म फोकस होता है. फ्यूचर प्लानिंग में ये हेल्प करता है. सो ये ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर कर रहा है ग्रोथ के लिए. ये एचआर के फंक्शंस को इंटीग्रेट करता है ओवरऑल मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज के साथ, और ये कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने में हेल्प करता है और कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. In the next video, we'll discuss about